सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। सिने इंक किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। ये किताब कॉलम का 10वां एपिसोड है और आज एक कहानी मेरे सामने है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। मुंबई 25 मई 2019। फ्लाइट फुल थी, शायद इसलिए कि शनिवार का दिन था। सीट बेल्ट का साइन ऑन हो चुका था। हल्के भूरे रंग के सूट में क्रीम स्कार्फ, लाल कैप और मैच करती लाल मुस्कान के साथ एयर होस्टेस अनुरोध कर रही थी कि यात्री अपने फोन और लैपटॉप फ्लाइट मोड में डाल दें। बस फिर क्या था, कुछ लोग अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए, कुछ जल्दी जल्दी टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भेजने लगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स अपडेट होने लगे। सीट बेल्ट्स बांध ली गईं और मन ही मन सलामती के लिए दुआएं पढ़ी जाने लगीं। ये मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट थी जिसकी उड़ान 3 घंटों से भी कम समय की थी। आगे जाने वाले यात्रियों को दुबई रुककर अगली फ्लाइट पकड़नी थी। प्लेन टैक्सी करने लगा। फ्लाइट EK507 अब रनवे पर थी। सेफ्टी वीडियो दिखाया जाने लगा। जो यात्री हवाई यात्रा के आदी थे वो इत्मीनान से बैठे थे। पहली बार हवाई सफर करने वालों ने कुर्सी की बाहों को कसकर पकड़ रखा था। टेक ऑफ होने में बस कुछ ही देर थी, लेकिन तभी हवाई जहाज का दरवाजा खुला। कुछ आदमी प्लेन में दाखिल हुए और फर्स्ट क्लास में बैठे एक बुजुर्ग दंपति को प्लेन से उतार कर ले गए। कौन थे ये पति पत्नी जिन्हें भारत की सरजमीन छोड़कर जाने से रोक दिया गया? जवाब के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और पहले मिलिए पति पत्नी की एक और जोड़ी से जिनकी किताब से मैंने कहानी का यह हिस्सा लिया है। किताब का टाइटल है एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन और इसके लेखक हैं दानिश खान और रूही खान। ये किताब 2021 में पेंगुइन बुक्स ने प्रकाशित की। इस किताब में करोड़ों के कर्ज में डूबी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या और भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हीरों के व्यापारी नीरव मोदी जैसे और भी कुछ मुलजिमों की कहानियां हैं जिन्होंने भारत से फरार होकर लंदन में शरण ली। तो दानिश और रूही से मेरा पहला सवाल था कि इस किताब को लिखने का ख्याल उन्हें क्यों आया। विजय माल्या और नीरव मोदी के ब्रिटेन आने के बाद इंडियन न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के लिए लंदन खबरों का बड़ा केंद्र बन गया। पत्रकार होने के नाते रूही और मैंने दोनों केसेस बहुत करीब से कवर किया, तो अंदाज़ा लगा कि इन केसेस में लोगों को काफ़ी दिलचस्पी है। दरअसल यूके को भारत से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट मिलते ही रहे हैं। 1992 में भारत कॉमनवेल्थ का पहला देश बना जिसने यूके से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की, मगर इसके बावजूद एक्सट्रेडिशन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मतलब ज्यादातर फ्यूजिटिव्स आसानी से बच निकले हैं। अब ये एक विडंबना ही है कि दोनों देशों के बीच हमेशा अच्छे वर्किंग रिलेशंस रहे हैं, मगर फिर भी भारत को अक्सर निराशा का सामना करना पड़ा है। थोड़ी और गहराई में गए तो पता चला कि आज़ादी के बाद के 3 दशकों में यूके से बहुत बड़े और पावरफुल लोगों को भारत एक्स्ट्राडाइट करने में सफल रहा है। अब सवाल काफ़ी उठ रहे थे, मगर किताब को टेक्निकल ना करते हुए हमने ये तय किया कि एक्स्ट्राडिशन के केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिन्हें किताब में शामिल कर सकते हैं, ताकि कानूनी पेचीदगी के साथ साथ इनके पर्सनल स्टोरीज भी सामने लाएं। आखिर में हमारी कोशिश ये भी रही कि ये किताब एक एक्सेसिबल रेफरेंस बुक की तरह देखी जाए। बस इसी सोच के तहत हमारे किताब की नींव पड़ी। किताब की नींव तो पड़ गई, लेकिन उस नींव पर इमारत कैसे बनी और प्रकाशन कैसे संभव हुआ? रूही खान इन बातों पर रोशनी डालती हैं। माल्या की केस के दौरान ही दानिश इंडिया गए हुए थे और उनकी मुलाकात हुसैन जैदी से हुई। हुसैन के साथ दानिश और मैंने मुंबई मिरर में काम किया था और वो एक अच्छे दोस्त भी है। हुसैन आजकल पेंगुइन इंडिया के साथ काम करते हैं और उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक्सट्रेडिशन पर एक किताब लिखें। क्योंकि दानिश और मैं सिर्फ पत्रकार ही नहीं, हम एकेडमिक्स भी हैं। हमारे लिए ये किताब सिर्फ एक सनसनी कहानी नहीं थी, पर एक मौका था
कि हम एक्सट्रेडिशन के बारे में वो बातें बताएं जो शायद कहीं छुप गई है, उन कहानियों के बारे में कहे जो शायद कहीं खो गए हैं। इसलिए माल्या और नीरव मोदी के साथ साथ और भी पुराने और काफ़ी दिलचस्प केसेस हैं जो हमने निर्णय लिया कि हम हमारी किताब एस्केप्ड में शामिल करेंगे। तो इस किताब में आप 12 ऐसे केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। एस्केप्ड की लेखिका रूही खान। जैसा मैंने पहले कहा, एस्केप्ड रूही और दानिश ने मिलकर लिखी है। दोनों पेशे से पत्रकार हैं। रूही खान एनडीटीवी और मुंबई मिरर के साथ काम करने के बाद अब स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं और खबरों की प्रतिष्ठित संस्था वायर के लिए एक्सट्रेडिशन के मामलों पर लिखती हैं। दानिश खान पिछले 1 दशक से लंदन में रहते हुए टाइम्स नाउ, ईटी नाउ और मुंबई मिरर के लिए ब्रिटेन और यूरोप की खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। दानिश के अध्ययन का विषय इतिहास है और इन दिनों वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूंजीवाद के वैश्विक इतिहास के एक प्रोजेक्ट में शामिल हैं। दानिश बताते हैं कि उनकी किताब एस्केप्ड में किन 12 लोगों की कहानियां शामिल हैं। एस्केप में आप पढ़ सकते हैं मुबारक अली अहमद के बारे में, जो एक बड़ा आर्मी कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन था और जो फ्रॉड के कोर्ट केस के दौरान बंबई से फरार होकर पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेकर लंदन पहुंच गया। मुबारक अली अहमद का 1952 में सफल एक्सट्रेडिशन हुआ। धर्म जयंती तेजा, जो अपने ज़माने के मशहूर उद्योगपति थे और जिन्होंने जयंती शिपिंग शुरू की, हिंदुस्तान से एक नहीं 2 दफे रफू चक्कर हुए। भारतीय एजेंसीज और डिप्लोमैट्स ने उनका पीछा फ्रांस से लेकर अमेरिका, कोस्टारिका किया, मगर लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें धर दबोचा। भारत भी लाए गए, मगर कुछ ही वर्षों के बाद एक बार फिर चकमा दे गए। किसी जमाने में हमारे हिंदी फिल्मों में मूर्ति चोर विलन्स हुआ करते थे। ऐसे ही 2 भाइयों मनु नारंग और ओम नारंग की कहानी को हमने उजागर किया, जिन्हें लंदन से दिल्ली लाया गया। इसके बाद भारत के लिए शिकस्त का एक दौर आया। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ एक्सट्रेडिशन केस में भारत को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि लंदन की कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है जो एजेंसीज ने पेश किया। म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी पर टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगा, मगर वहां भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे किताब में रवि शंकरन शामिल है, जिसके खिलाफ देश के डिफेंस सीक्रेट्स बेचने का संगीन आरोप सीबीआई ने लगाया, और पीडोफाइल रेमंड वार्ले जो बच निकला, इसके बावजूद कि लंदन कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया कि वो गोवा की अदालत में पेश हो। आगे चलते हुए आरती धीर और कंवल रायजादा भी बच निकले, और उसी के साथ 10 साल के मासूम अनाथ गोपाल की हत्या के प्रमुख आरोपी लंदन में अब आजाद घूम रहे हैं। ब्रिटिश कोर्ट्स में कामयाबी तो मिली, मगर सूरत धमाकों के आरोपी हनीफ पटेल उर्फ टाइगर भी बच निकला। संजीव चावला के केस में भी उतार चढ़ाव हुए, मगर अंत में दिल्ली पुलिस ने इस क्रिकेट में मैच फिक्सिंग करने के आरोपी को पकड़ लिया। लंदन के एक बैंक क्लर्क ने वो कर दिखाया जो पंजाब नेशनल बैंक के आला अधिकारी भी ना कर सके। अकाउंट खोलने आए नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया। मगर नीरव मोदी के केस में भी विजय माल्या की तरह भारत को कामयाबी मिली है अब तक, मगर आखिर में क्या ये दोनों भारत वापस जाएंगे, इस पर अभी भी कई सवाल हैं। भारत से फरार होकर लंदन में पनाह लेने वाले कुछ लोगों के नाम। इनमें विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे नाम तो एक समय से अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियों में रहे हैं। उन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और तो और कुछ महीने पहले नेटफ्लिक्स ने विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रतो रॉय पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी दिखाई थी। तो सवाल उठता है कि एस्केप्ड में नया और खास क्या है। रूही खान का जवाब था कि उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित थी कि इन लोगों ने अपने बिजनेस एम्पायर कैसे खड़े किए और फिर वो एम्पायर किस तरह डूब गए, लेकिन एस्केप्ड कहानियों को आगे ले जाती है। विजय माल्या और नीरव मोदी के अलावा दूसरे केसेस को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली है, मगर हमने हमारी किताब में 10 और केसेस शामिल किए हैं ताकि एक बड़ी पिक्चर सामने आ जाए।
हमारी किताब एक्स्ट्राडिशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ साथ आज़ादी के 70 सालों में भारत के सामने आई कुछ चुनौतियां, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, स्मगलिंग, आतंकवाद या डिफेंस डील्स में हेरा फेरी, और किस तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बड़े बड़े उद्योगपति अपनी जेब गर्म करते हैं। इन सब के बारे में भी लिखा है हमने एस्केप्ड में। उद्योगपति धर्मजयंती तेजा जब दूसरी दफा भारत से फरार हुआ तो दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लड़के के साथ कैबिनेट मिनिस्टर सिकंदर भक्त खुद छोड़ने आए थे। या फिर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी का केस ले लीजिए, जिसमें भारत के वकील ने खुद कुछ साल पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने स्टेटमेंट दिया कि नदीम के खिलाफ बॉम्बे पुलिस का केस सिर्फ कागजी तौर पर सही था और वो संतुष्ट है कि आखिर नदीम को इंडिया नहीं जाना पड़ा। इस केस में खुद बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि नदीम ने गुलशन कुमार के मर्डर की सुपारी दी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि शायद दाल में कुछ काला है। हालांकि ये सब चर्चित केसेस थे, मगर हमने काफी गहराई से खोज की ताकि नई बातें सामने आए। तो हमारी किताब इन्हीं कहानियों को आगे बढ़ाती है और इन लोगों ने टैक्स हेवन्स और कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर्स की मदद से यूके में प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी, ये सब डिटेल्स हमने खोज निकाले। तो ये सब तो केसेस के बारे में डिटेल्स थे। आखिरी चैप्टर जो है उसमें हमने इंडिया यूके ने जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की उसको लेके क्या कुछ डिस्कशंस हुए दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के डिप्लोमैट्स के बीच किस तरह के आर्गुमेंट्स हुए और भारत क्या कुछ चाहता था ब्रिटेन से इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के जरिए, इन सब बातों का जिक्र है। आखिरी चैप्टर में हमने एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस पर भी थोड़ी प्रकाश डालने की कोशिश की है। जैसे कि जब भारत से रिक्वेस्ट आती है एक्सट्रेडिशन के लिए तो उसके बाद क्या कुछ होता है और ब्रिटेन जो है उसे कैसे आगे लेके जाता है। रूही और दानिश कहते हैं कि एस्केप्ड में न सिर्फ इन तमाम चर्चित मामलों के बारे में नई जानकारी है, बल्कि ब्रिटेन और भारत के बीच के एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पर विशेष फोकस है। साथ ही ये किताब इस बात को रेखांकित करती है कि एक अरसे से भारत से फरार हुए लोग लंदन में पनाह इसलिए लेते हैं क्योंकि ब्रिटेन में उन लोगों को बहुत जल्दी पनाह मिल जाती है जिनके पास पैसा हो। मेरा सवाल था कि उनके इस दावे का क्या आधार है, और फिर पत्रकार होने के नाते रूही और दानिश ने इस सिलसिले में ब्रिटेन में किन लोगों से बातचीत की। रूही खान: हमारी किताब का वर्किंग टाइटल लंदन इज कॉलिंग था, तो इस पर हमारा फोकस शुरू से ही रहा है कि लंदन में क्या खास बात है जिसके वजह से हाई प्रोफाइल फ्यूजिटिव्स यहाँ आते हैं। लंदन एक ग्लोबल सिटी है जहाँ हमेशा से दुनिया भर के अमीर और टैलेंटेड लोग आते रहे हैं, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कई सालों से लंदन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी तेजी से किया गया है। खुद ब्रिटेन की हुकूमत भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है। हमारी काफी बातचीत हुई है इस बारे में लॉयर्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट से, ये समझने के लिए कि ये सब मुमकिन कैसे होता है। मसलन यूके का इन्वेस्टर वीजा ले लीजिए। कोई भी शख्स जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए है तो उसे ये वीजा आसानी से मिल सकता है, जिससे आगे जाकर ब्रिटिश सिटीजनशिप के दरवाजे खुल जाते हैं। बैकग्राउंड चेक्स वगैरह भी होते हैं, मगर क्राइम या फ्रॉड उजागर होने से पहले अगर कोई अप्लाई करता है तो वीजा मिलने में दिक्कत नहीं होती। तो जब विजय माल्या और नीरव मोदी के पासपोर्ट्स भारत ने रद्द कर दिए तो ऐसे नहीं हुआ कि यूके ने इनको फौरन डिपोर्ट कर दिया। दोनों की एंट्री ब्रिटेन में लीगल तरीके से हुई थी और उनके पास ब्रिटेन में रहने के लिए वीजा भी है। तो डेपोटेशन के बजाय एक्स्ट्रेडिशन की लंबी प्रोसेस शुरू हो गई। अब नीरव मोदी की चाइना, सिंगापुर, अमेरिका के अलावा और भी कई देशों में आउटलेट्स थे, मगर आखिर ब्रिटेन में ही क्यों उसने अपना डेरा जमाया? तो कहने का मतलब ये है कि लंदन में दुनिया भर के लोग आते हैं, रशियन, चाइनीज, अरब और इंडियंस। ये यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं और लंदन को अपना सेकंड होम बना देते हैं, जहाँ पर उन्हें पनाह लेने में आसानी हो।
विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने भी लंदन में पनाह ली, स्वीडन और अमेरिका से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है जिसमें ह्यूमन राइट्स को तरजीह दी जाती है। दूसरा पहलू ये है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो इंडिया और यूके के बीच साइन हो चुकी है, इसके तहत से इंडिया को जुर्म नहीं लेकिन प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है इंडियन एजेंसीज को। रूही खान जो कहती हैं कि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स को दी जाने वाली तरजीह की वजह से भारत ही नहीं, कानून की गिरफ्त से बचकर दुनिया के कई देशों के भागे लोग लंदन आकर पनाह लेते हैं। आप सुन रहे हैं अचला शर्मा के साथ सिने पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम, बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। सिने इंक के सभी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com। रूही और दानिश खान की किताब एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन 2021 में पेंगुइन बुक्स ने प्रकाशित की है। यूं तो इस किताब में 12 मामलों की कहानियां हैं, लेकिन मैंने दानिश से अनुरोध किया कि वो किसी एक ऐसे पुराने केस के बारे में तफसील से बताएं जिसकी कहानी शायद लोग भूल चुके हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी के चमक धमक से पहले भी कई हाई प्रोफाइल एक्स्ट्रेडिशन केसेस हुए हैं, जैसे कि मुबारक अली अहमद जो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह बंबई की गर्मियों में भी सूट पहनता था। मुबारक अली अहमद अपने ज़माने का मशहूर ब्रिटिश इंडिया आर्मी कॉन्ट्रैक्टर था, जिसको बॉम्बे पुलिस ने 1948 में फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तब हुई जब उसका चार्टर्ड प्लेन बंबई में रीफ्यूलिंग के लिए रुका। ये प्लेन कराची जा रही थी हैदराबाद दक्कन से। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लेकर बर्मा और सिंगापुर तक मुबारक अली अहमद का नेटवर्क था, मगर हैदराबाद निज़ाम के प्राइम मिनिस्टर मीर लैक अली की तरह मुबारक अली भी गिरफ्तारी के 2 साल बाद 1950 में पाकिस्तान फरार हो गया, कोर्ट केस को अधूरा छोड़कर। बॉम्बे पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने कमरे में नोट छोड़ा कि वो अरब महासागर में छलांग लगा रहा है, मगर 1952 में लंदन के एक होटल से स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के लाख कोशिशों के बावजूद वो बॉम्बे कैसे लाया गया, इसकी पूरी रोमांचक कहानी एस्केप्ड में पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि बॉम्बे पुलिस के अफसर टेरी एडम्स को लंदन भेजा गया मुबारक अली अहमद के केस के सिलसिले में, और उनके लड़के एडम्स जूनियर किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रेजनोस कॉलेज में थे, जहां पे फिलहाल मैं भी हूं। टेरी एडम्स जूनियर ने अपने वालिद की फोटो शेयर की हमारे किताब के लिए। मुबारक अली अहमद को भारतीय अधिकारी लंदन से वापस मुंबई लाने में सफल हो गए, लेकिन उस बुजुर्ग दंपति का क्या हुआ जिन्हें 25 मई 2019 को मुंबई एयरपोर्ट पर ही उड़ान के लिए तैयार एमिरेट्स की फ्लाइट से उतार लिया गया। और यहाँ तक की कहानी एपिसोड के शुरू में आपने सुनी है। अब ये सवाल कि कौन थे ये दोनों और क्या हुआ, जवाब के लिए सुनिए कहानी का अगला हिस्सा किताब की लेखिका रूही खान की ज़बानी। The couple who deboarded was no stranger to traveling. They were bound for a country they visited often and from where they had returned just a few weeks ago. Yet the Indian immigration officials had panicked when they were informed that the owner of the troubled, debt-ridden airlines Jet Airways, Naresh Goyal and his wife Anita, had checked in on a London-bound Emirates flight, even as news of Jet Airways' financial woes was making headlines. They quickly sprang into action to ensure that the Goyals never left Indian shores. Not too distant memories of another business tycoon who boarded a flight to London with 300 bags, as claimed by the Enforcement Directorate officials in a Mumbai court, when his airlines went bust, were enough to make the authorities spring into preemptive action. The public had been outraged with the Bharatiya Janata Party-led government for letting Vijay Mallya escape with the taxpayers' 9,000 crore rupees in March 2016. The newly re-elected government of Narendra Modi did not want to take a chance with the Goyals escaping, just 2 days after returning to power with a thumping majority. Jet Airways had shut operations as it was hard-pressed to find a buyer and was in unsurmountable debt
after the talks with Etihad crashed. Jet had gone bust. In such a scenario, the Goyals traveling to London had rung alarm bells. London was the panic button. London was the escape route. London was the long, tedious court battle. London was the new refuge. London was freedom. And London was calling. लंदन इज कॉलिंग। बेशक लंदन एक ग्लोबल शहर है, लंदन एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और दुनिया भर के लोग यहाँ आने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कानून से फरार लोगों यानी फ्यूजिटिव्स की, जिनमें से 12 भारतीय मामलों की कहानियां बयान की हैं रूही और दानिश खान ने। तो अपनी किताब के लिए क्या रिसर्च करनी पड़ी उन्हें? पिछले एक दशक में जो भी एक्सट्रेडिशन के केसेस लंदन में आए उन्हें तो हमने खुद कवर किया भारत के विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के लिए, तो काफ़ी कुछ हमारे खुद के नोट्स और ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं इस किताब में। मगर इसके अलावा कानूनी पहलुओं की पेचीदगी समझने के लिए और जानने के लिए हमने लंदन के टॉप मोस्ट एक्सट्रेडिशन लॉयर से लंबी बातचीत की। फिर हमने लंदन मेट्रोपॉलिटन आर्काइव्स में कोर्ट रजिस्टर्स देखे जिसमें गिरफ्तारी और पेशी की तारीख और आरोपों का विवरण मिला। ये कोर्ट रजिस्टर्स बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स थे, डिटेल्स थे, वो हमें मिले। ऑफ कोर्स बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट पुराना कोर्ट था जहां पर एक्सट्रेडिशन के केसेस आते थे। वो बहुत ही मोटे रजिस्टर्स होते थे जिसके अंदर दुनिया भर के फ्यूजिटिव्स के डिटेल्स उसमें थे। कोई रशिया से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, तो उसके अंदर हमने भारत से कौन कौन फ्यूजिटिव्स आए थे उनके बारे में हमने डिटेल्स निकाला। फिर नेशनल आर्काइव्स रिचमंड में काफ़ी दस्तावेज मिले जिसका इस्तेमाल हमने अपने किताब में किया। एक्सट्रेडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ होते रहता है, तो उस एस्पेक्ट को जानने के लिए हमने नेशनल आर्काइव्स के चक्कर लगाए और हमने देखा कि कितने लेटर्स इंडियन हाई कमीशन जो है ब्रिटिश होम ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लिख रहा है, या दिल्ली से जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर दिल्ली में बैठे हुए हैं वो क्या लिख रहे हैं फॉरेन ऑफिस को यहाँ पर कि इंडिया के प्रेस में किस तरह का कवरेज है और सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो ये सब पहलुओं के लिए नेशनल आर्काइव्स में काफ़ी दस्तावेज मौजूद है जो हमने इस्तेमाल किया। फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कोर्स, वहाँ पर बैठकर हम दोनों ने डेली मेल, डेली टेलीग्राफ, गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लिट्स, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे मैगजीन के अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के पुराने इश्यूज कंसल्ट किए जिसमें काफ़ी रोचक बातें सामने आई। आखिर में हमें ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि रुके कहाँ, और ये चैलेंज भी हो गया क्योंकि रिसर्च के वक्त हमें इतना कुछ मिला कि वो बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था ये कॉल लेना। मसलन के तौर पर विजय माल्या का केस देख लीजिए, तो उसमें रिसर्च करते वक्त हमें पता चला कि विजय माल्या के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादा थे, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर और उनकी पोस्टिंग जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हुई। कैलकाटा के जेल में काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुलाजमत की और उनका एक अहम रोल ये था कि जो कैदी उन जेलों में बंद है उनकी जो हेल्थ है वो मॉनिटर करते थे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक आयरॉनिकल बात सामने आई कि विजय माल्या अब ब्रिटिश कोर्ट्स में दलील दे रहे थे कि भाई हिंदुस्तान के जो जेल हैं वो अच्छे नहीं है, दे आर नॉट गुड इनफ फॉर हिम। तो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उन्होंने रेज किए। तो इस तरह के बहुत सारे स्निपेट्स, बहुत सारे डिटेल्स हमें मिलते गए और बुक जो है, किताब जो है, आगे बढ़ती गई। रिसर्च की जटिल प्रक्रिया और फिर लेखन एक लंबा सफर रहा होगा। कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे, कभी बहस, कभी असहमति की नौबत भी आई होगी। दानिश और रूही के अनुभव क्या रहे? दानिश और मैं पति पत्नी के अलावा कलीग्स भी है और उससे ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। 15 साल से पार्टनर्स होने का एक फ़ायदा तो ये है कि हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जहाँ वीकनेसेस हैं वहाँ कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। हमारे घर में डिस्कशंस एंड डिबेट्स एक कांस्टेंट फीचर है
और एस्केप लिखने के दौरान भी काफ़ी डिस्कशंस हुए, लेकिन हम एक दूसरे को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे व्यू पॉइंट सामने रखते हैं और फिर कोई रैशनल, क्रिटिकल, लॉजिकल कंक्लूजन पर आखिरकार सहमति हो जाती है। तो ये देखा जाए तो एक अच्छा सा लर्निंग कर्व भी रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन हमारे काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी है, तो कभी साथ में कुछ करने में मज़ा आता है। और एस्केप जैसी किताब लिखना तो मुमकिन ही नहीं होता अगर हमारे बीच ट्रस्ट या म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक से दो भले, और इस किताब को जल्दी ख़त्म करने के लिए दो लेखकों का होना कारगर साबित हुआ। जाहिर है हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, मगर इससे किताब को फ़ायदा ही हुआ। कितनी डिटेल्स लिखें और क्या कुछ चीज़ों को छोड़ दें, इस पर खासी बहस लगातार होती रही। पत्रकार के तौर पर भी हमने ये केसेस कवर किए, मगर किताबी शक्ल देने के लिए इन चीज़ों पर घर के अंदर भी डिस्कशंस होने लगे। कुछ केसेस के लीगल पहलुओं पर रूही ने जोर दिया, तो मैंने उनके पर्सनल डिटेल्स को खंगाला। फिर कुछ केसेस ऐसे थे जिनके लिए पुराने कोर्ट जजमेंट्स, रूलिंग्स निकालनी पड़ी, जो मैंने किया, और रूही ने पर्थ से बात की। तो एक वक्त ऐसा आया कि जैसे इन फ्यूजिटिव्स और इन कोर्ट केसेस के अलावा और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर काम हमने अच्छी तरह बांट लिया, जिससे लिखने में आसानी हुई। एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये थे दानिश खान, जिन्होंने अपनी पत्नी रूही खान के साथ मिलकर ये किताब लिखी है, एस्केप्ड द ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन। 2021 में पेंगुइन बुक से प्रकाशित हुई। याद दिला दूं कि सिनेंग किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेंग जिम्मेदार नहीं है। सिनेंग किताब कॉलम के पिछले एपिसोड के अंत में हमने किताबों के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा की थी। आज ममता गुप्ता याद दिलाएंगी कि भारत में साहित्यिक पुस्तकों को दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार या सम्मान कौन से हैं। ममता गुप्ता। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने भारत की किसी भी राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में श्रेष्ठ साहित्य रचा हो। इसमें 11 लाख रुपए और तांबे की बनी सरस्वती की मूर्ति दी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के प्रकाशक साहू जैन परिवार ने 1961 में ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना की थी। ज्ञानपीठ की फाउंडर प्रेसिडेंट रमा जैन ने 1961 में इस योजना के अलग अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए कुछ साहित्यकारों को आमंत्रित किया और फिर एक ड्राफ्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने रखा गया। फिर 1962 में अलग अलग भाषाओं के कोई 300 लेखकों को दिल्ली बुलाया गया, जिससे इस ड्राफ्ट को आखिरी शक्ल दी जा सके। इस बैठक का संचालन धर्मवीर भारती ने किया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया, जिसमें तांबे से बनी सरस्वती की मूर्ति और 1 लाख रुपए की नकद रकम शामिल थी। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। इस पुरस्कार के सबसे पहले विजेता थे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह पुरस्कार भारत की 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी के सबसे पहले ऑनरेरी फेलो थे सेनेगल के लियोपोल्ड एस सेनगोर। तीसरा बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में साहित्य अकादमी द्वारा की गई थी। इसमें 1 लाख रुपए नकद मिलते हैं। पहला पुरस्कार हिंदी के जाने माने कवि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किताब तरंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था। साहित्य अकादमी ने 2011 में एक युवा पुरस्कार की स्थापना की, जिससे नई पीढ़ी के लेखकों को बढ़ावा मिल सके। इसमें 35 साल से कम उम्र के लेखकों को ही शामिल किया जाता है, जिन्होंने अकादमी द्वारा स्वीकृत 24 भाषाओं में से किसी एक में साहित्य रचना की हो। इसमें तांबे का एक फलक और 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इसके अलावा साहित्य अकादमी हर साल बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, प्रेमचंद फेलोशिप, भाषा सम्मान और आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप भी देती है। साहित्य का एक और पुरस्कार है क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड,
जो अंग्रेजी में साहित्य सृजन करने वाले भारतीय लेखकों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। पहले साल के बाद से इसमें उन किताबों को भी शामिल किया जाने लगा जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की। हालांकि ये एक निजी पुरस्कार है, लेकिन इसकी इनाम राशि 15 लाख रुपए है, जो सरकारी पुरस्कारों से कहीं ज्यादा है। इसमें सभी 22 भारतीय भाषाओं में साहित्य रचने वालों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला सरस्वती सम्मान जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। व्यास सम्मान की स्थापना भी के बिरला फाउंडेशन ने की। ये सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसे पाने वालों में गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी अपने अपने पुरस्कार हैं। ममता गुप्ता। एक कविता कहती है, किताब अनजान दुनिया की तलाश में निकली कागज की कश्ती है, जिसमें लदे हैं तरह तरह के विचार। तो अगले अंक में एक नई कश्ती में किसी नई दुनिया, किसी नए विचार की तलाश में चलेंगे आप और मैं। फिलहाल हमें ये बताइए कि सिनेंग किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारा पता है post@cineink.com। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेंग पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेंग के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com।